हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 गोपी, जो अब 11 में कहलाएगा। ठीक है ना। 11 में कुछ इस तरह कहलाएगा कि जो कुछ चैप्टर है वो डिटेक्ट किए गए हैं, जैसे बने और बिखरे, गोपी श्री अरविंद, है ना। अमन शांति हमने कल ही पढ़ाया है, तो और भगत सिंह डिटेक्ट है। तो अब गोपी 14 पाठ में आ रहा है, जो कि 11 में आएगा। ठीक है ना। तो ये एक कहानी है जिसे सावित्री परमार द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं गोपी। तो इसमें हम सीखेंगे परिश्रम की महत्ता, सहयोग और मानवता जैसे नैतिक गुणों का विकास, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का ज्ञान, तत्सम तद्भव शब्दों से परिचय, वाक्य प्रयोग का ज्ञान, वचन का परिचय। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी है, बड़ा इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे। इसमें कई चीज़ों का समावेश है। इसमें पत्रों के लिखने की विधा भी बताई गई है ना। तो सब देखते हैं हम। लंबी यात्रा से लौटी थी शिल्पा, पड़ोसन कांता ने घर की चाबी के साथ साथ डाक भी दी। ये क्या है, कहीं गई थी यात्रा में, तो उसकी जो पड़ोसन कांता थी उसने चाबी के साथ 2 डाक भी दिए। कोई 2 पत्र आए थे, ढेर सारे पत्र थे। शिल्पा धूप में कुर्सी लगाकर डाक लेकर बैठ गई, शांति से पत्र पढ़ने लगी। गुलाबी रंग का एक लिफाफा नज़र को बार बार बांधने लगा। एक गुलाबी रंग का लिफाफा था, उसे जो बार बार उसे वह देखने लगी। ठीक है ना। उसे नज़र को बांध रहा था। हैरान मन से उन्होंने गुलाबी लिफाफा खोला। उसमें से शादी का एक निमंत्रण पत्र निकला। साथ ही धारीदार कापी के कागज़ पर लिखा एक खत था। लिखा था, परम आदरणीय गुरु दीदी। क्या लिखा था, देखिए पत्र का यहाँ पर जो डायग्राम है कि पत्र किस तरह लिखा जाता है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बड़े सुंदर शब्दों से लिखा है कि परम आदरणीय गुरु दीदी, गोपी का प्रणाम, है ना। गोपी है कोई, उन्हें प्रणाम कर रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे साइड में, फिर नीचे देखिए यहाँ पर राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, सदैव की भांति आपका गोपी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, दीदी जी जब आप पूरा पत्र पढ़ लेंगी तब शायद आपको अपना यह शिष्य गोपी याद आएगा, जिसे गले तक डूबे अभावों के दलदल से निकालकर आपने अपनी ममता की छाया दी थी, प्यारा और सहारा दिया था। ऐसा कौन बोलता है, गोपी बोलता है। ठीक है ना। किससे, दीदी से बोलता है। ठीक है ना, जिसके लिए उसने पत्र लिखा है। तो गले से डूबे अभावों के दलदल से निकलकर आपने ममता की छाया दी थी, प्यार और सहारा दिया था, साहस, प्रेरणा और सही दिशा का ज्ञान कराया था। मैं जब टूट कर बिखर जाने वाला था तब आप ही तो थी जिसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे संभाला। आपने अपने शिष्य के सिर पर इस तरह का आशीर्वाद का हाथ रखा था कि मैं आपका पुत्र जैसा हो गया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपके ही कारण दीदी जी। आपको मैंने जितना जाना समझा उस पर मुझे गर्व रहा, सदैव ही रहेगा। जहाँ एक और विद्यार्थियों के लिए आप अखरोट के समान कठोर थी, वहीं दूसरी ओर ममतामयी नारी का कोमल हृदय आपके पास भरपूर था। आज मैं जीवन के संघर्षों को झेलने में थोड़ा सक्षम हो सका हूँ। आप विश्वास करेंगी कि मैंने जो भी नया कदम उठाया है, पहले आपके मन ही मन को प्रणाम किया है। मैंने जो भी कदम उठाया है तो पहले आपको प्रणाम करके उठाया है। ऐसा इस गोपी ने पत्र के माध्यम से लिखकर बताया है। ठीक है। दीदी जी खुद पढ़ लिया 12वीं तक, यह आपको विदित ही है। उस समय आपका तबादला हो गया था, आप दूरी चली गई थी। मैंने एक सूत मिल के नौकरी कर ली है। छोटे भाई को 10वीं तक पढ़ाया और उसे लोहे के पुर्जे बनाने वाले वर्कशॉप में काम दिला दिया। माँ तो पहले ही जर्जर हो गई थी। छोटे भाई की शादी के बाद वह जीवित नहीं रह सकी, परंतु हम दोनों भाइयों को 4 पैसे कमाते देखकर वह संतुष्ट होकर गई है। ऐसा गोपी बोलता है कि मेरी माँ मर गई है, ख़त्म हो गई, देहांत हो गया है, लेकिन हम दोनों भाई को देखते हुए कि हम लोग काम कर रहे हैं तो वह थोड़ी संतुष्ट महसूस की होगी। मैंने स्काउटिंग का प्रशिक्षण लेकर एक शिक्षण संस्था में नौकरी पा ली है। अगले हफ्ते मेरा विवाह होने वाला है। आपके पास निमंत्रण भेज रहा हूँ। मेरी खुशियाँ का कोई अंत नहीं होगा दीदी जी, आपको इस अवसर पर पाकर।
आशा करता हूँ कि आप अवश्य दर्शन देंगी। अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ करेंगी। सदैव की भांति आपका गोपी। ठीक है ना। और पत्र यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है। पत्र अंगुलियों से के में पत्ते सा कांपने लगा। पत्र को अंगुलियों के यानी कि जो पत्र है अंगुलियों के पत्ते की तरह कांपने लगा। अचानक शिल्पा के सामने साकार हो उठा उनका विद्यालय और 12वीं कक्षा का बड़ा कक्षा में बैठे 60 छात्र, सभी स्वच्छ, सलीकेदार, अनुशासित और पढ़ने में रुचि रखने वाले थे। ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कि पत्र खत्म होता है। इसके बाद क्या होता है? पत्र अंगुलियों के पत्ते से कांपने लगता है। गोपी अचानक शिल्पा के सामने साकार हो उठा उनका विद्यालय, वह 12वीं कक्षा का बड़ा कक्षा में बैठे 60 छात्र, सभी स्वच्छ और सलीकेदार, अनुशासित और पढ़ने की रुचि रखने वाले। जो ही प्रार्थना के पश्चात घंटा लगता, वह अपनी पुस्तक और कक्षा डायरी लेकर कक्षा में पहुंच जाती। एक नज़र पूरी कक्षा पर डालकर हाजिरी लेती और तुरंत पढ़ाई आरंभ। खिड़की दरवाजे बंद कराकर लेती ताकि तल्लीनता भंग ना हो, है ना। खिड़की दरवाजे बंद कर लेती ताकि जो कि डिस्टर्ब ना हो, बीच में कोई अवरोध ना प्रकट हो। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उनकी कक्षा में सबसे पिछली कोने वाली सीट पर बैठता था गोपी। हजार बार टोकने पर भी वह क्या करता? रबर के टायर वाले चप्पलें पहनता। स्कूल पोशाक की सफ़ेद कमीज बिना ठीक धुले, बिना प्रेस लगे, एकदम पीला और चमड़े जैसी गुड़मुड़ी रहती थी। यही हाल खाकी पैंट का भी था। ना बालों में ढंग से कंघी करना और न ही ठीक तरह से नाखूनों की सफाई। कई बार संदेह होता कि ना मालूम वह प्रतिदिन स्नान करता है या नहीं अथवा नहीं। रूखा उदास चेहरा, सोई आंखें, घिसटते से कदम, पूरी कक्षा में वह दूर से ही दृष्टि के में खींच और ऊब भर देता था। लेकिन आया था वह द्वितीय श्रेणी में 10वीं पास करके, इसलिए उसे बैठने और पढ़ाने का पूरा अधिकार था। वह द्वितीय श्रेणी में 10वीं में द्वितीय श्रेणी में आया था, इसलिए उसे बैठाने और पढ़ाने का पूरा अधिकार था। ठीक है ना। 20 वर्ष से वह 12वीं कक्षाएं लेती आई थी। 20 वर्ष से वह 12वीं की कक्षाएं लेती आई थी। प्रतिवर्ष एक से बढ़कर एक सैकड़ों छात्र पढ़कर निकलते थे। वह कभी इतनी नहीं खिंची किसी भी छात्र से जितना मन ही मन गोपी को देखकर ऊब उठती थी। प्रश्न गरीब अमीर बालकों का नहीं था। प्रश्न था गोपी के लापरवाह, बिखरे उम्मीदें, कुछ अलसाए रुख का। कई बार अकेले में कई बार प्रार्थना से पहले, कई बार भरी कक्ष में उसे समझा चुकी थी। उसकी ये सारी कमियां दिखा कर क्रोधित भी होती रही। ठीक है ना। उसकी जो ये कमियां थी उसको दिखा कर क्रोधित भी होती थी। कौन? शिल्पा। पूरी कक्षा के सामने उसे कई बार लज्जित भी किया, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाए बस सुनता ही रहता, ना कोई सफाई देता और ना ही आगे से ठीक रहने का प्रण करता। ज़्यादा क्रोध बढ़ने पर उसे कक्षा से भी बाहर निकाला। वह चुपचाप निकल जाता। फिर दूसरे दिन वही गंदगी और वही उनीदा सा व्यक्तित्व। इधर कुछ दिनों से वह देर से स्कूल आने लगा था। प्रार्थना में खड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं था। वह हाजिरी के समय भी नहीं रहता था। चूँकि शिल्पा की वह अपनी कक्षा थी, वह अध्यापिका थी, एक फिक्र सी भी थी। वह हर दिन कुछ उसका हाजिरी नहीं हुई तो उसका बोर्ड इम्तिहान कैसे देगा। एक संकोच सा एक तरकीब निकाली। जाते ही पहली पढ़ाई और फिर जब 5 मिनट शेष रह जाते तब हाजिरी। क्या की उसने कि पहले ही जाके पढ़ाई करी और फिर जाके 5 मिनट से शेष रह जाते तब हाजिरी करती थी। तरकीब तो काम कर गई, क्योंकि आधा क्लास बीत जाने पर ही वह आता था। ठीक है ना। डांट फटका कर बैठा दिया जाता, लेकिन ऐसा भी कब तक?
कक्षा का छात्रों का अनुशासन फिर क्या रहा? एक ही छात्र को यह लाभ क्यों? उसे यह बता भी समझाई, यह उसे भी बात समझाई, लेकिन वह उसी रफ्तार से आता रहा। कौन? गोपी, जिसने पत्र लिखा था। एक बार अचानक उन्हें लगा कि पिछले 8 दिन से वह विद्यालय ही नहीं आया। यह एक नई बात थी, यानी कि लेट तो अक्सर ही आता था वो, लेकिन इस बार वह 8 दिन से विद्यालय नहीं आया, ये एक अलग चीज़ कहलाई। उसे सुधारने के लिए शिल्पा ने क्या किया, पहले पढ़ाई स्टार्ट की, फिर 5 मिनट जब शेष रहता पीरियड ख़त्म होने तब उसकी हाजिरी लेती, ठीक है ना। लेकिन अब उसमें क्या है, एक नया बदलाव आया, वह स्कूल आना ही बंद कर दिया। तो एक बार अचानक उन्हें लगा कि पिछले 8 दिन से वह विद्यालय ही नहीं आया, एक नई बात थी। ऐसा तो कभी ना हुआ था, कोई अर्जी ना दी थी, कहीं बीमार तो पड़ गया क्या? सोमवार से अभ्यास के अनुसार जैसे ही उसकी कुर्सी पर दृष्टि गई तो उसे सलामत बैठा पाया, है ना। जब अगले मंडे को हफ्ता ख़त्म होने के बाद जब देखा तो उसने देखा कि वह सलामत बैठा है। उसे देखते ही शिल्पा का क्रोध उमड़ पड़ा। क्रोध ने अवेक के कारण न हाजिरी लिए, न उसका नाम पुकारा, न इतने में ही अनुपस्थित रहने का कारण पूछा। वह सदैव की तरह नीची दृष्टि किए किताब खोलकर बैठा था, ठीक है। कौन? गोपी। इसके बाद वह क्लास पुस्तकालय का था, सारे छात्र चले गए, तब उसे कक्षा में ही रोक लिया और इतनी देर से जो क्रोध दिल दिमाग में मथ रहा था वह उस पर पूरी शक्ति से बरस पड़ा। एक चांटा कस कर मारते हुए बोली, तुम इतने ढीठ भी हो सकते हो, यह अभी जाना है। आने पर माफ़ी मांगी, ना अर्जी दी, ऐसे आकर बैठ गए कक्षा में जैसे तुम्हारे घर की बैठक हो। स्कूल पोशाक पहले ही ऐसे पहनते हो जैसे झाड़न हो, और आज वह भी नहीं, हीरो बनकर आए हो कक्षा में। क्यों? और यहाँ खिलाड़ियों की सी कैप, ये क्या हो गया है तुझको? अभी नाम काटती हूँ, निकल जाओ इसी वक्त, इसी मनहूस लिबास के साथ। टोप लगाए लाट साहब कहकर झटके से उसे गुस्से वाली हालत में उसकी कैप खींच ली। अरे यह क्या हुआ? उसका सिर घुटा हुआ था, बाल ही नहीं थे, और सदा चुप सुनने वाला गोपी क्या होता है? सदा चुप रहने वाला गोपी हिचकिचियाँ ले रहा था। उन्हें तो जैसे किसी ने जादू सा शून्य कर दिया हो। उन्हें लगा जैसे कोई चाबुक उसकी आत्मा को मार दिया हो। किसको? शिल्पा मैम को ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई चाबुक मार दिया हो, ठीक है। आगे देखिए, क्या हुआ? छिल गया हो? क्या हुआ? बड़े मुश्किल से वह बोल पाई, क्या हुआ? ऐसा उसके सिर पर हाथ से फेर कर पूछा, बताओ क्या हुआ बच्चे, कुछ बताओ तो। गोपी ने यह अपनेपन की और प्यार से भरे स्पर्श से जो गर्मी पाई, तो जाने कब का रुका पानी आँखों में ही राह निर्बध गति से बह उठा। मैडम जी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। क्या कहा गोपी ने कि मैडम जी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए फूट फूट कर वह बिलख उठा। शब्द नहीं निकल सके। वह क्षण भर में ही खुद को दृष्टि से अपराधीन सी हो उठी। शिल्पा को लगा कि मैं तो अपराधीन थी, इससे पूछा नहीं और उसको एक चाटा झाड़ दिया। सुबकते हुए उन्हें वे सारे उत्तर देने लगा जो प्रश्नों की तीखी नोकों की तरह उसे चुभती थी। उसने सारे उत्तर देना शुरू कर दिया और वो सारे उत्तर उसे शिल्पा को नोक की तरह चुभने लगे। दीदी, मैं बेहद गरीब घर का हूँ। पिता गांव की चिनाई में काम करते थे। पिछले 5 वर्षों से वह क्षय रोग से पीड़ित थे। अकेली माँ सड़क पर पत्थर की गिट्टियाँ तोड़ती है, घास काटती है, लकड़ी बिन कर बेचती है। हम 2 भाई, एक बहन और बीमार पिता अपना कैसा गुजारा करते, यह हम ही जानते हैं। माँ कहाँ से लाती चमड़े के जूते, 2 जोड़ी पोशाकें, बढ़िया साबुन और नील, एक सस्ती बट्टी देकर कहती थी 1 महीने चलाओ। एक वक्त रोटी बन गई तो दूसरे वक्त भूखा रहना पड़ता। कब लगता तेल, कब नहाता, कब नाखून काटता और कैसे वक्त पर यहाँ आता। भूखी प्यासी रहने और पिता
कि देखभाल करते करते माँ इतनी कमज़ोर हो गई कि उससे मजदूरी नहीं हो पाती, कहाँ से बनती कच्ची पक्की रोटियाँ। इसलिए दीदी जी सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं मजदूरी करता, एक साहब के बगीचे में पानी देता, 10 घरों में दूध की थैलियाँ और बाजार का सामान लाकर देता। तब यहाँ पागलों की तरह भागता। सरकारी दवा में क्या मिलता है, वहाँ भी पैसे तो लगते ही हैं। हाय करते पिता गुजर गए। दीदी नाम मत काटिए, आपके घर का काम कर दिया करूँगा, ऐसा गोपी ने कहा। यह वर्ष निकल जाए तो कुछ बन जाऊँगा। जी हाँ दीदी जी, परसों पिता की 13वीं है, घर में कुछ नहीं है, 2-4 सगे संबंधी आए हुए हैं। एक घड़ी थी घर में टूटी फूटी पुरानी, समय तो बता ही देती थी, उसे बेचकर आज चाय पत्ती और दूध आलू देकर आया हूँ, मुझे क्षमा कर दें दीदी जी। ऐसा गोपी शिष्यों से कहते हुए सारे वृतांत को शिल्पा को बता दिया। अब शिल्पा अपने आप को बड़े ही अपराधी मान रही थी कि मैंने इसकी यथास्थिति कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। मैंने कितना गरीब है, उसकी विपत्तियां सुन के कोई भी सहज रूप से पिघल जाएगा। यह सब सुनकर शिल्पा का मन हाहाकार से भर उठा था। जिंदगी कितनी कठोर और निर्मम होती है। भीतर ही भीतर वह कह उठी, तुम्हें क्या क्षमा करूं बेटे, तुम स्वयं मुझे क्षमा करना। क्या बोलती है कि तुम्हें मैं क्या क्षमा करूं, तुम स्वयं ही मुझे क्षमा करना। दूसरे दिन कक्षा में मेज पर वह पहले स्वयं अपने 100 रुपये रखे। मैंने 100 रुपये रखे, फिर छात्रों को पूरी बात बताई। देखते ही देखते सारे बालकों ने अपनी जेब खर्ची का ढेर लगा दिया। सारे बच्चे भावुक हो उठे। सभी अपनी अपनी तरह से उसे प्यार और सांत्वना और आशाजनक तसल्ली देते रहे थे। गोपी तो जैसे प्यार का अनमोल खजाना पा गया था। ठीक है, क्या है, उसने प्यार का अनमोल खजाना पा गया था। अवसर ही और भाग्य की बात है कि गोपी के पिता की 13वीं वाले दिन स्कूल में कुछ समारोह था। आधे दिन अवकाश था। पता लगा कि पूरी कक्षा गोपी के घर पहुंच गई है। हाथों हाथ सारा सामान दिला दिया और खाना पीना पूजा हवन सभी कराकर और शेष रुपए गोपी की माँ को देकर बालक लौटे। एक छात्र ने, जिसके पिता की घड़ियों की दुकान थी, एक सुंदर सी घड़ी गोपी को भेंट दी। सभी उसकी फीस भरने के लिए फॉर्म भरने की पढ़ाई की तैयारी में ऐसे मदद करते प्यार से जैसे वह बहुत न्यारा मित्र हो। वह भी उसकी पूरी मदद करती रही। वह भी यानी शिल्पा, ठीक है ना, वह भी उसकी पूरी मदद करती रही। वह अच्छे अंकों से जब पास हुआ तब पूरी कक्षा ने उसे उपहार और बधाई और मिठाई से लाद दिया। क्या रिश्ता है कक्षा और स्वयं उसका गोपी से, एक गहरा रिश्ता, भावना का, मानवता का, सहयोग का और आपसी मेलजोल का। तब वह चली गई थी दूर प्रचार बनकर, सेवानिवृत्त भी हो गई और आज यादों की ढेरी कुरेद कर फिर आ बैठा यह गोपी सामने। लिफाफे को एक ओर रखते हुए शिल्पा बुदबुदा उठी, हाँ जरूर आऊँगी गोपी, बहू को आशीर्वाद देने जरूर आऊँगी। और शिल्पा ने भीगी आँख पलट के पूछ ली। ठीक है, इसमें क्या है कि कहते हैं जो शिल्पा है एक टीचर थी, ठीक है ना। उसमें एक जो गोपी स्टूडेंट्स था, हमने देखा कि जो गोपी स्टूडेंट्स था तो वो क्या करता है, क्लास में बड़ा ही ख़राब तौर तरीके से आता है और बच्चे बड़े अच्छे रहते हैं। तो शिल्पा को कहीं ना कहीं चीज़ खटकती है, लेकिन फिर ऐसा होता है एक दिन कि वो एक हफ्ते आता है नहीं, फिर आता है और उससे उसका कहते मुड़ा हुआ होता है। तो मैडम उसको, जो शिल्पा रहती है, तो वो उसको मारती है और खींच कर एक तमाचा मारती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी हद बहुत है, ये ऐसा वैसा बहुत सारे शब्द बोलती है और उसे सज़ा देती है। फिर देखिए क्या होता है, फिर कहते हैं फिर उसे ये सब कुछ क्यों प्राप्त होता है। शिल्पा को ऐसा लगता है क्योंकि शिल्पा चाहती थी कि मेरे क्लास में जितने बार बच्चे आएँ सभी साफ सुथरे हों और अनुशासित हों,
ठीक है ना। वह अनुशासन का उल्लंघन करता था, ठीक है ना, क्योंकि टाइम से नहीं आता था। उसके लिए उसने अपने हाजिरी का टाइम भी चेंज कर दिया। फिर उस तरह से उसकी स्थितियों को जाना तो उसे सांत्वना हुई और सारे क्लास के बच्चे भी उसके साथ सांत्वना व्यक्त किए, उसे उपहार दिए, उसकी फीस, पुस्तक, सारी चीज़ों की व्यवस्था बच्चे स्वयं करने लगे। सबका जो उसके प्रति जो भाव था वो एक दोस्त के भाव जैसा था। भावुक हो गए थे सभी, उसे दोस्त की तरह सब मानने लगे थे उसकी स्थितियों को जानकर। आज वही पत्र शिल्पा को मिल गया था और शिल्पा अपने उस छात्र के लिए आंखों में आंसू आ गए और उसने लास्ट में आंखें अपने पोंछती हुई बोली कि मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोपी का चरित्र है उसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो शिल्पा है वो क्या करती है, एक मैडम है और स्टूडेंट्स के भाव को किस प्रकार यहाँ से स्टूडेंट्स कैसा था उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सीखने इसके शब्दार्थ हैं तो सक्षम मीन्स होता है समर्थ, सलीकेदार मीन्स तरीके, और कायदे मीन्स होता है तरीके या कायदे, और तल्लीनता मीन्स होता है एकाग्रता या मगन होना, उन्नीदे मीन्स होता है नींद का भरा, अवेक मीन्स होता है जोश, और क्लास में तो है कालखंड, निर्बाध मीन्स होता है बिना रुके या लगातार, जर्जर मीन्स होता है कमजोर, और निर्मम मीन्स होता है कठोर। ठीक है, अब यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें सही जोड़ियाँ हैं जो हर चैप्टर के बाद अभ्यास आता है, उसमें सही जोड़ियाँ बनाई गई हैं। तो देखिए, निमंत्रण का क्या होगा, पत्र, गुलाबी लिफाफा था और शिक्षण संस्था थी, और भींगी कैसे थी, पलके थी। इस तरह से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, दिए गए शब्दों में उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें 20 वर्ष से वह क्या है, 20 वर्ष से वह 12वीं की कक्षाएं पढ़ा रही थी। ठीक है ना। पिता गांवों में क्या करते थे, चिनाई में काम करते थे। गोपी तो जैसे प्यार का अनमोल खजाना पा गया था। पिछले 5 वर्षों से वे कैंसर या क्षय रोग से पीड़ित थे। ठीक है ना, क्षय रोग से पीड़ित थे। तो इसको हम फिलअप कर लेंगे। इसके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न आपको हम PDF के माध्यम से सेंड कर देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।